नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृषि विधेयक क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। आप न्यूज़पेपर टीवी में देख रहे होंगे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान सड़क पर उतर चुके हैं, भारी संख्या पर धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है गुरुकुल एकेडमी में। माय नेम इज अमित वर्मा, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ गुरुकुल एकेडमी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए, किसानों से जुड़े 3 बिल में ऐसा क्या है जिन पर सड़क से लेकर संसद तक के हंगामा मचा हुआ है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, इस साल जून में मोदी सरकार कृषि सुधार से जुड़े 3 अध्यादेश लेकर आई। ये अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है। जब संसद का सत्र नहीं चलता और सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कानून लागू होना चाहिए तत्काल प्रभाव से, तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बिना सदन की कार्यवाही किए या बिना उस बिल को पास करवाए अध्यादेश जारी कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और उसको लागू कर दिया जाता है। जब फिर सदन चालू होगा, उसके 6 हफ्ते भीतर उस बिल को पेश करना रहता है और पास कराना रहता है, और जब पास हो गया तो वह कंटिन्यू वो नियम चलता रहेगा, वो कानून लागू रहेगा। और अगर वो नियम जो है या बिल जो है वो अगर पास नहीं हुआ तो वो स्वतः ही वहां पर निरस्त हो जाता है। तो ये जो अध्यादेश लाया गया था जून में, जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद जैसे ही संसद का सत्र चालू हुआ उसके बाद उस बिल को लाया गया और वो बिल पास हो गया। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब इन अध्यादेश की जगह सरकार ने संसद में तीनों बिल पेश किए। तीनों बिल लोकसभा में पास हो चुके, हालांकि इन्हें सरकार के अंदर ही सभी का समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इनके विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी केंद्रीय मंत्री है हरसिमरत कौर, इन्होंने इस बिल का विरोध किया और बिल का विरोध करते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा और पंजाब में किसान इनका विरोध इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर बीते दिन लाठीचार्ज भी हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों की भलाई के लिए है, इनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो फिर किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? पेच कहां फंस रहा है? आखिर इन विधेयकों में ऐसा क्या है? चलिए एक एक करके इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से बिल हैं और इनमें क्या क्या है। तो देखिए, बिल कौन कौन से हैं? तो बिल आपके 3 बिल हैं। पहला बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और तीसरा है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल। तो सभी को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसका पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि ये कब आया और किस लिए आया। तो 50 के दशक, मतलब कि 1950 की बात कर रहे हैं। 1950 के दशक में, यानी आजादी के ठीक बाद भारत में सूखे और अकाल जैसी हालतें थी। तब 1955 में आया आवश्यक वस्तु कानून। आवश्यक वस्तु कानून की जमाखोरी रोकने के लिए, उनके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए लाया गया था। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, अभी क्या हुआ, अभी कोरोना था, सारे दुकानें बंद थी, कुछ समय के लिए दुकानें खुलती थी। जो अगर साल्ट की बात करें, नमक की बात करें, नमक का रेट 20 रुपए पैकेट आता है। वो धीरे से क्या हुआ, अफवाह उड़ गया कि नमक मार्केट में नहीं है और वो कितने रुपए में बिकने लग गया था, 50 रुपए में बिकने लगा था। 20 रुपए का सामान जस्ट दुगने से भी ज्यादा में बिकने लग गया था। देखिए, होता क्या है, जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी क्या किए होंगे, ये जितना भी नमक ऊपर से आ रहा होगा, फैक्ट्री से आ रहा होगा, सभी को खरीद खरीद के स्टोर कर लिए होंगे। और स्टोर करने से क्या हो रहा है, वो कोई भी दुकान में नहीं पहुंच रहा है। और दुकान वाले लोगों के पास अगर कुछ नमक है, जैसे 2-4 पैकेट है और खरीदने वाले हजारों हैं, तो वो 2 पैकेट 4 पैकेट को वो कितने में बेचेगा, डबल से ज्यादा में बेच रहा था। और जैसे ही वो उसका रेट बढ़ जाता है, जैसे 50-60 रुपए हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, बड़े व्यापारी उसको निकालते हैं और ज्यादा रेट में बेचते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जमाखोरी कहा जाता है। तो सरकार क्या करती थी, समय समय पर कोरोना काल में ही छापा मार दी थी। जिसके पास अगर कुछ लिमिटेड से अगर ज्यादा स्टॉक दिखता था तो उसको फाइन ठोकती थी कि आप उसको ज्यादा रेट में बेच रहे हो।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जमाखोरी। जैसे कि शक्कर का अगर आप देखेंगे, शक्कर का कभी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सरकार जब कहीं दुकान में बड़े बड़े व्यापारी के यहाँ रेट मारती है तो पता चलता है कि उसके पास बहुत सारे बहुत सारे शक्कर पहले से बोरी बोरी रखाए होते हैं। वो सिर्फ रेट बढ़ने का इंतजार करता है, फिर उसको वो ज्यादा रेट में बेचता है। तो इसीलिए सरकार ने इस कानून को लाया था। अब ये आवश्यक वस्तु क्या क्या होती है, तो देखिए कौन कौन से ये आवश्यक वस्तु हैं जिसमें ये कानून लगेगा। तो समय के साथ साथ इस कानून में कई बदलाव हुए, तो समय के साथ साथ इसमें प्रोडक्ट में बदलाव होता रहता है। आवश्यक वस्तु की लिस्ट में कई चीजें जोड़ी गई, कई हटाई गई। इस साल जून में अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में ये चीजें आती थी। मतलब जून में जब ये अध्यादेश आया तब क्या क्या शामिल था, तो दवाइयां, फर्टिलाइजर, तेल तिलहन, सूती, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादन, मतलब पेट्रोलियम से जो बनते हैं और बाकी चीज, वो जूट और जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फल और सब्जी के बीज, जानवरों का चारा, जूट के बीज, रुई के बीज और फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। फेस मास्क और सैनिटाइजर को कोरोना वायरस फैलने के बाद आवश्यक वस्तु में जोड़ा गया। देखिए इसमें आवश्यक वस्तु में क्यों जोड़ा गया था, देखिए हो क्या रहा था, सैनिटाइजर हो गया या मास्क हो गया, ये मतलब जो रेट है उससे डबल तिबल रेट में बिक रहा था, इस वजह से इसको जोड़ा गया था। किसी सामान को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में जोड़ने का क्या मतलब है, अगर इसको जोड़ रहे हैं तो इसका मेन अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दाल के दाम बढ़ने पर आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर इसमें आवश्यक वस्तु में अगर शामिल कर रही है, मतलब वो सरकार क्या करेगी, उसकी कीमत, उसके उत्पादन और उसकी सप्लाई में कंट्रोल कर लेगी, ताकि ये जमाखोरी ना हो और आगे सही दाम पर वो चीज मिले। कभी कभार ऐसा होता है, अगर जैसे कि प्याज की बात करें, प्याज आपका कभी कभार 150 किलो 175 किलो हो जाता है, और जो प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है और सप्लाई भी होते रहता है, लेकिन इसका रेट कैसे बढ़ता है, तो जमाखोरी। लोग प्याज को बड़े बड़े व्यापारी भारी तादाद में जमा कर लेते हैं, और जब मार्केट में प्याज नहीं होता, जब सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ने से जो प्याज का प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब प्याज का प्राइस बढ़ जाता है तब ये बड़े व्यापारी वो प्याज को धीरे धीरे निकालते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए सरकार ने इन सारी चीजों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया है। अब बात करें ये नए बिल में ये है क्या, तो देखिए बिल के मुताबिक सरकार के पास ये अधिकार होगा, वो जरूरत के हिसाब से चीजों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से हटा सकते हैं या उसमें शामिल कर सकते हैं। अध्यादेश में लिखा है, मतलब सरकार को जब लग रहा है कि जो चीज आवश्यक वस्तु में शामिल करनी है तो उसको शामिल कर लेंगे, और अगर जिसको लग रहा है कि शामिल नहीं करना है तो उसको हटा देंगे। शामिल करना मतलब क्या है, उसके प्रोडक्शन में और उसके सप्लाई में और सारी चीजों में वो कंट्रोल करके रखेगा, देखेगा कि उसका ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है। अब बात करें अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में ही सरकार नियंत्रण लगाएगी। मतलब पहले क्या होता था, जितने भी अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल, इसमें क्या होता था, ये सभी के सभी आवश्यक वस्तु में शामिल थे, लेकिन अब क्या होगा, ये इसमें अब ये नियंत्रण नहीं लगाएगी। और नियंत्रण कब लगाएगी, जब अति असाधारण परिस्थितियां होगी। तो अति असाधारण परिस्थितियां क्या है, जैसे कि युद्ध, अगर वार छिड़ जा रहा है, या फिर अकाल आ जा रहा है, फेमाइन आ जा रहा है, या फिर कोई इमरजेंसी आ जा रहा है, तब ऐसे समय में कीमत में अति अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा आएगा, तभी वो क्या करेगा, सरकार उसमें आवश्यक वस्तु में उसे शामिल करेगा। इन चीजों और किसी भी कृषि उत्पाद की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। इसे नियंत्रण करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे, जब सब्जियां और फलों की कीमत 100% की बढ़ोतरी होगी, या फिर जब खराब ना होने वाले खाद्यान्न की कीमत में 50% तक इजाफा होगा। तो नए बिल में साफ साफ यही कह रहा है कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसका स्टोरेज कर सकते हो, जितना आप चाहो स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा।
देखिए ये मेरे हिसाब से मेरे को ये बिल बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास वेयर हाउस होता है और वो क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास, तो वो पैसे से सारी चीजों को स्टॉक कर सकते हैं। और जब मार्केट में उसका सप्लाई जब कम हो जाएगा और डिमांड जब बढ़ जाएगा, तब क्या होता है, प्राइस उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तब वो जो स्टॉक करके रखेंगे उसको वो बेचेंगे। इससे किसको प्रॉफिट होगा, तो ये सिर्फ व्यापारी को, बड़े व्यापारी को प्रॉफिट होगा। इसमें आम किसान या गरीब किसान को प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें गरीब किसान स्टॉक के लिए उसके पास वेयर हाउस नहीं होते हैं या उतना पैसा नहीं होता कि वो ज्यादा समय तक अपनी वस्तुओं को या अपने उगाए हुए वस्तु को वो रोक सके। तो मेरे हिसाब से इसका कोई औचित्य नहीं है और ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप इसे किस नजरिए से देखते हैं ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। तो आपने एपीएमसी मंडियों का नाम सुना होगा। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमिटी। वो बाजार जहां किसान अपना उत्पादन बेच सकते हैं, इन मंडियों का संचालन करती है। राज्य सरकार हर राज्य में इनसे जुड़ा एपीएमसी एक्ट भी होता है। मतलब एपीएमसी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी होता है, जो कि हर स्टेट में होता है। और ये मंडियां क्या करती है, तो किसानों का जो अनाज होती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदती है। ज्यादातर राज्य में नियम है कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते हैं, बदले में उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब देखिए ये तो ठीक है, नए बिल में क्या है, तो किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकते हैं। वे दूसरे जिले और राज्य में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों कि एपीएमसी मंडियों को कोई भी फीस नहीं देनी। यह बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया। मतलब कि देखिए होता क्या था, अगर मान के चलिए हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के एपीएमसी में ही बेच सकते हैं, मतलब कि छत्तीसगढ़ के ही मंडी में हम जाकर बेच सकते हैं। लेकिन अब ये बिल आने से क्या हो गया, आप अगर छत्तीसगढ़ के हैं, आपको अगर मध्य प्रदेश में अपना धान बेचना है तो आप वहां जाकर बेच सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के हैं, आपको अगर उत्तर प्रदेश में बेचना है तो उत्तर प्रदेश में ही आप बेच सकते हैं। और किसमें भी बेचेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में आप इसको बेच सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बिल अच्छा है, कोई भी किसान कहीं पर भी जाकर अपने धान को बेच सकता है। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल, जिसे बंदोबस्ती और सुरक्षा भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस बिल का मकसद है किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही किसान किसी व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, ये काफी अच्छा बिल है। देखिए किसान क्या है, फसल उगाता है और यहां पर मान के चलिए अगर कोई बिस्किट की कंपनी है, बिस्किट की कंपनी है XYZ, इसे चाहिए गेहूं, तो ये किसानों को, सभी किसानों से क्या बोल दिया ये पहले से कि मैं गेहूं खरीदूंगा, और जब फसल कटने की बारी आई तो ये नहीं खरीदता, या फिर जब फसल कटने की बारी आती है तो वो कम रेट में खरीदता है, या फिर ऐसे कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करता है। तो इस बिल के तहत क्या है, इसमें क्या है, निश्चित कीमत दिलाएगा। मतलब पहले से ही ये बिस्किट कंपनी जो है ये रेट बताएगा कि मैं इस रेट में खरीदूंगा। मान के चलिए अगर बोल रहा है कि 30 रुपए किलो में मैं गेहूं खरीदूंगा किसानों से, तो ये इसको इसी रेट में ही इस किसानों से ये बिस्किट कंपनी वाले को क्या करना रहेगा, गेहूं खरीदना रहेगा। अगर ये नहीं खरीदेगा तो इसको फाइन लगेगा। तो ये कानून बहुत अच्छा है किसानों के लिए। तो इसको समझते हैं। पहले ही एक किसान किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में क्या क्या होगा, तो देखिए पहले तो फसल की कीमत तय हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी प्रक्रिया की जानकारी। भाई बिस्किट कंपनी वाला उसकी प्रक्रिया को जानेगा, या फिर ये किसान जो है वो उसकी प्रक्रिया को बताएंगे कि किस तरीके से वो फसल उगाया जाएगा, क्या क्या दवाई डाले जाएंगे, जिससे यह कीमत तय होगी। इसकी कीमत तय होगी कि उस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो सकती है, या उस गेहूं की कीमत क्या हो सकती है। फसल की क्वालिटी देखा जाएगा कि कौन सी क्वालिटी का ये किसान जो है वो गेहूं देंगे, कितनी मात्रा में और कैसे खाद इस्तेमाल होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दर्ज रहेगी। इस समझौते में फसल को ओनरशिप किसान के पास रहेगा, मतलब कि जो मालिक रहेगा वो कौन रहेगा, किसान रहेगा। और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसान से उसका उत्पादन खरीदना होगा। जब व्यापारी को तय कीमत पर क्या करना रहेगा, किसानों से उसका उत्पादन खरीदना होगा।
हो सकता है कि व्यापारी खेती को स्पॉन्सर भी करे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो किसान को बोल दे कि हम ही यहाँ बीज डालेंगे, हम ही दवाई डालेंगे और फसल काटकर हम ले जाएंगे, आपको आपके जमीन का या आपका जो जमीन का पैसा रहेगा और थोड़ा सा मुनाफा उसको दे देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं कि व्यापारी खेती को स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। ऐसे में उसे खेती में लगने वाला बीज, खाद आदि का खर्च उठाना होगा। ऐसे में इस खर्च को ध्यान में रखते हुए फसल की कीमत तय की जाएगी। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के वक्त ही तय कीमत का 2/3 किसानों को चुकाना होगा। इसका मतलब जिस दिन फसल कटेगा और जिस दिन उसकी गाड़ी लगेगी, व्यापारी की गाड़ी लगेगी और जिस दिन फसल जाएगा उसी दिन जितना भी रेट तय हुआ है तो उसका 2/3 पैसा उसी दिन देना होगा। और इसमें यह भी प्रावधान उसके बाद है, बाकी पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। 2/3 कब देगा? जब वो फसल कटेगा और वो गाड़ी, व्यापारी जो है वो गाड़ी में सामान या फसल को ले जाएगा और बचे हुए 30 दिन के भीतर बचे हुए पैसे को देगा। इसमें यह प्रावधान भी है कि खेत से फसल उठाने की जिम्मेवारी व्यापारी की होगी। मतलब जैसे कि ये खेत है और ये आपका फैक्ट्री है, तो जो किसान खेत से लेकर जो फैक्ट्री तक के व्यापारी जो सामान को ले जाएगा वो किसके खर्च में ले जाएगा? तो व्यापारी स्वयं के खर्च में ले जाएगा, ना कि ये किसानों के पैसा काटेगा। अगर किसान अपने फसल व्यापारी तक पहुंचाते हैं तो इसका इंतजाम व्यापारी को ही करना होगा। मतलब अगर किसान फसल को फैक्ट्री तक के पहुंचाते हैं तो व्यापारी को उसका पैसा भी देना होगा। बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई एक पक्ष एग्रीमेंट तोड़ता है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकेगी। मतलब कि देखिए, ये किसान है और ये क्या है? ये व्यापारी है, ठीक है, ये व्यापारी है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी अगर क्या बोलते हैं डील को ये तोड़ता है तो उसको फाइन लगेगा। देखिए, व्यापारी क्यों तोड़ेगा? अगर मान के चलिए दोनों के बीच में बात हुआ कि 20 रुपए किलो में गेहूं को खरीदूंगा, ठीक है, व्यापारी बोला और किसान, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब हो क्या रहा है, गेहूं का डिमांड ज्यादा बढ़ गया और रेट कितना हो गया? वो 30 रुपए किलो हो गया, 30 रुपए किलो हो गया। और ये किसान क्या कर रहा है? ये किसान व्यापारी को ना बेचकर किसी और अन्य बाजार में जाकर वो 30 रुपए किलो में बेच दे रहा है। मतलब कि ये एग्रीमेंट क्या हो गया? ये टूट गया। और तो किस पर फाइन लगेगा? ये किसान पर फाइन लगेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया। बात करें व्यापारी की, तो देखिए, अगर वो 20 रुपए किलो रेट तय हुआ है और मार्केट में उसका रेट चल रहा है 16 रुपए, तो व्यापारी क्या करेगा? ये किसान से ना खरीद के सीधा कहां खरीद लेगा? बाजार में जाकर 16 रुपए में खरीद लेगा। ऐसी स्थिति में भी एग्रीमेंट टूट जा रहा है तो क्या होगा? इसमें व्यापारी को पेनाल्टी लग सकती है। तो ये बिल भी लोकसभा में पास हो चुका है और ये काफी अच्छा बिल है, क्योंकि किसान जो होते हैं वो सीधे साधे होते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल आप देखे होंगे गांव देहात में जाती है और उन्हें अच्छा अच्छा स्कीम देकर उन्हें झांसे में ले लेती है और उनका समय, पैसा और सभी चीज नुकसान करके चले जाती है। तो इसलिए ये बिल काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये तो हुई 3 बिल की बात। एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं कि ये तीनों विधेयक में क्या है। तो जो पहला है, किसान या व्यापारी अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं। किसान अपनी सब्जियों को अपने हिसाब से बेच सकते हैं। मतलब कि इसमें बात हो रहा है स्टोरेज का, स्टोरेज किया जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए ये सही है कि गलत है। सेकंड है, किसान सरकारी मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकेंगे, उन्हें बिचौलियों के झंझट में नहीं फंसना होगा। तो जो बिचौलियां हैं वो उसका झंझट नहीं रहेगा और किसान क्या है, कोई से भी स्टेट में बेच सकते हैं। आप जैसे एमपी में है तो सीजी में जाकर आप अपने धान बेच सकते हैं। आप सीजी के हैं तो आप अगर यूपी में जाके धान बेचना चाहे तो धान बेच सकते हैं। तो कोई भी कहीं भी बेच सकता है मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस में। और थर्ड जो है, किसान फसल उगाने से पहले ही किसी व्यापारी से समझौता कर सकेंगे ताकि उनकी फसल की तय कीमत उन्हें मिल सके। तो यह भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रावधान है। अब बात करते हैं लेकिन इनका विरोध क्यों हो रहा है। तो इसको समझिएगा, किसानों का विरोध मुख्य रूप से दूसरे बिल को लेकर है, जिनमें एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल की बिक्री की बात कही गई है। सरकारी मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर वे न्यूनतम कीमत मिलेगा या नहीं, इसे लेकर कोई नियम इस बिल में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर व्यापारी किसानों को मजबूर
मजबूर करें वे अपने फसल कम कीमत पर बेचें। किसानों की एक चिंता ये भी है कि एपीएमसी मंडी में जो अड़तिया मतलब कि बिचौली अभी उनसे फसल खरीदते हैं, उन्हें मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। एपीएमसी एक्ट के तहत वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान से फसल खरीद सकता है। तो भाई पैन कार्ड तो सभी के पास होता है। यहाँ पर जो अड़तिये होते हैं इनको पूरा लाइसेंस मिलता है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है। और नेक्स्ट है, सरकार स्टॉक करने की छूट दे रही है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। सब्जी किसानों के पास सब्जियों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ऐसे में उन्हें उत्पादन के बाद अपनी फसल औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचनी होगी। प्राइवेट कंपनी के पास ज्यादा क्षमता और संसाधन होते हैं, तो वे इनका स्टॉक करके अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। ऐसे में फसल की कीमत तय करने में किसानों की भूमिका नहीं के बराबर रह जाएगी। कमान बड़े व्यापारी और कंपनियों यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएंगे। तो इसी वजह से आप देखे होंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान और अन्य राज्यों के किसान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।